नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है उससे पूरे भारत में दो हिस्सों में बांट दिया है गैंगस्टर और पॉलिटिशियन। अतीक अहमद के बेटे असद को एक एनकाउंटर में यूपी पुलिस ने मार दिया और उसके कुछ ही दिनों के बाद खुद अतीक अहमद को भी 3 लोगों ने मिलकर के हत्या कर दी। अब 2 तरह के लोग हैं जो इस घटना को अपने नजर से देख रहे हैं। पहला वे लोग जो इसे कंप्लीटली सिस्टम का फेल्योर मानते हैं और कहते ये हैं कि ये तो नियमों का धज्जिया उड़ा करके ऐसे काम कर रहे हैं, और दूसरे वे लोग जो इस बात का बहुत ही तारीफ करते हैं। एक आम आदमी होने के नाते मैं बहुत ही कंफ्यूज हूँ, आप भी कंफ्यूज होंगे आखिर ये सही है या गलत है। मैंने इस पर बहुत ही ज़्यादा रिसर्च किया और समझने की कोशिश किया कि एक इंसान जिस पर 17 साल की उम्र में मर्डर का आरोप लगाया जाता है वो 5 बार चुनाव जीत करके लीडर कैसे बन सकता है। क्यों हमारे लॉ ब्रेकर हमारे लॉ मेकर बन रहे हैं। क्राइम और पॉलिटिक्स का क्या कनेक्शन है और इसकी शुरुआत कहाँ और कैसे हुआ। आज का वीडियो में हम भारत कुछ ऐसे फंडामेंटल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे, ऐसे प्रॉब्लम जिनकी वजह से एक क्रिमिनल लीडर्स बनते हैं, लोग उसे हीरो मानते हैं, उसे रोल मॉडल मानते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है। तो चलिए आज का वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करते हैं और एनालिसिस करते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या प्रॉब्लम है। माफिया अतीक अहमद और अशरफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। अतीक और अशरफ के एनकाउंटर का वीडियो सोशल मीडिया पर। तो हम माफिया डॉन लग रहे हैं आपको? अतीक अहमद and his brother have been shot dead. तेरा बाप आया। सबसे पहला प्रश्न, कौन है अतीक अहमद। सबसे पहले ये समझते हैं कि एक माफिया डॉन से एक पॉलिटिशियन आखिर कैसे बना। अतीक अहमद को कई लोग यूपी का फर्स्ट गैंगस्टर कहते हैं। पहला गैंगस्टर इसलिए क्योंकि वो पहला इंसान था जो यूपी के गैंगस्टर एक्ट के अंदर एफआईआर हुआ था। इसके ऊपर आरोप तब लगे थे जब वो सिर्फ 17 साल का था और ये किसी छोटी मोटी चोरी का केस नहीं बल्कि मर्डर का केस था। एक शुरुआत इसका होता है कोयले का चोरी से। एक जगह से दूसरी जगह कोयले का ट्रांसफर ट्रेन के द्वारा होता था और इन्हीं ट्रेन से ये लोग कोयला चुराया करते थे। धीरे धीरे ये अपग्रेड हुए और सीधा सरकार को धमकाने लगे ताकि ट्रेन के पार्ट्स बनाने का टेंडर उनके फेवरेट बिजनेसमैन को मिले, ताकि वो अपने इलीगल चोरी को लीगल चोरी की ओर बढ़ पाए। आपको विश्वास नहीं होगा दोस्तों, पर यही सच्चाई है कि अतीक अहमद की गैंग को बढ़ाने के लिए पुलिस का खुद हाथ था। पर ये लोग बहुत ज्यादा अपराध जब शुरू कर दिए तो पुलिस को हिरासत में उसे लेना ही पड़ता है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि दिल्ली से एक कॉल आता है और इसे छोड़ दिया जाता है। इसके बाद अतीक समझ गया कि क्राइम तो छोटा गेम है, पॉलिटिक्स है बड़ा गेम। 1989 में वह पॉलिटिक्स में उतरा। उसने इलाहाबाद से इलेक्शन लड़ा और जीत भी गया। सिर्फ एक बार नहीं 5 बार जीता। पॉलिटिशियन बनने के बाद उसने क्राइम की दुकान बंद नहीं हुआ बल्कि उसका और बढ़ गया। आज तक उसके अगेंस्ट 100 से भी ज्यादा केसेस दर्ज हो चुके हैं और सभी केसेस जघन्य अपराध के हैं, जैसे मर्डर, किडनैपिंग, फिरौती, बहुत सारे हैं। 2004 में उन्होंने खुद की सीट खाली किया क्योंकि वो अब विधानसभा से लोकसभा की ओर जाना चाहता था और अपने सीट की जगह पर अपने भाई को खड़ा किया। लेकिन दुर्भाग्य से उसका भाई उस इलेक्शन में हार जाता है और हराने वाला रहता है समाजवादी पार्टी के राजू पाल। राजू पाल जब रिपब्लिक डे के दिन अपने गांव की ओर वापस जा रहे थे तब उसका मर्डर कर दिया जाता है। अब यहीं से अतीक अहमद का पॉलिटिकल करियर का डाउनफॉल शुरू हो गया था। 3 साल के लिए राजू पाल मर्डर केस में उसे जेल में रखा गया। वहां से भी वो अपने क्रिमिनल एम्प्लॉय को मैनेज किया करता था। वे इलाहाबाद जेल में कैद था और वहीं से ऑपरेट किया करता था। 2017 में इलाहाबाद से देवरिया शिफ्ट कर दिया गया। सोचा गया कि उसकी पावर कम होगी, लेकिन वहां से भी उसने मोहित जायसवाल नाम का एक बिजनेसमैन को किडनैप किया और जेल में ही बुला करके प्रॉपर्टी पेपर पर साइन करवाया। सोचिए हमारा सिस्टम कितना लचर है कि क्रिमिनल जेल में बैठ करके क्राइम कर सकता है और तो और जज उसकी केसेस सुनने से भी डरते थे। 10 ऐसे हाईकोर्ट के जज थे जो खुद को बाहर करवाया था अतीक अहमद के केस से। इसके बाद उसे बरेली, इलाहाबाद, गुजरात के साबरमती जेल में हमेशा ही मूव किया जाता था क्योंकि उसका द्वारा अपराध को थोड़ा कंट्रोल किया जा सके, उसको कम किया जा सके। पुलिस कहती है कि अतीक अहमद आईएसआई और लश्कर-ए-तोयबा के साथ भी उसका कनेक्शन था। जब मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अतीक अहमद को हॉस्पिटल लाया जा रहा था तब उस पर 3 लोगों ने गोलियां बरसाई और उसके भाई को मार दिया। प्रश्न ये उठता है कि पुलिस इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है। पुलिस के रहते 3 लोग आते हैं और उसे गोली मार देते हैं, पुलिस देखते रह जाती है। अतीक और उसके भाई को मारने के लिए जो पिस्तौल यूज किया गया था ना, वो भी कोई देसी कट्टा नहीं था, वो इंपोर्टेड गन था जो सिर्फ पाकिस्तान में मिलता है। आखिर वो इनके पास कैसे आया?
इन क्रिमिनल्स को हॉस्पिटल के पास रहने के एग्जैक्ट टाइम की खबर कैसे हुआ, और अगर वे पहले से वहां पर मौजूद थे तो पुलिस फिर क्या कर रही थी, और पुलिस अतीक अहमद के इतने करीब क्यों आने दिया, उन्हें भागाने की कोशिश क्यों नहीं की, सरेंडर क्यों किया। ये सारे सवाल पुलिस से पूछने चाहिए और ये सभी प्रश्न मीडिया को पूछना चाहिए, लेकिन मीडिया तो अपना अलग ही राग अलाप रही है। खैर, हमारे सिस्टम में बहुत खराबी है और इसे सख्त करने की सख्त जरूरत है। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से एक क्रिमिनल एक मंत्री बन जाता है और उसके अगेंस्ट प्रूफ होने के बावजूद भी एक्शन लेने में क्यों देरी होता है। अगर नियम के अनुसार से देखें तो क्राइम और पॉलिटिक्स टेक्निकली ये दोनों अलग अलग टॉपिक है, इसे कोसों दूर होना चाहिए। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो पूरा उल्टा यहाँ पर सिस्टम है। अगर आप क्रिमिनल्स हैं तो यहाँ राजनीति में आपका बहुत ही भव्य स्वागत किया जाएगा। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं दोस्तों, 2004 से पहले 24% यानी कि 24% लीडर जो थे जिनके ऊपर क्रिमिनल केस था, लेकिन 2019 में अगर देखा जाए तो उनका क्रिमिनल केस बढ़कर के 43% हो चुका है। आपको सुनकर विश्वास नहीं होगा, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो किसी कैंडिडेट को क्रिमिनल केस के बेसिस पर डिस्क्वालीफाई कर दे, और किसी कैंडिडेट के अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल केस पेंडिंग है फिर भी वो इलेक्शन लड़ सकता है। अगर वहीं पर आप एक सरकारी नौकरी का परीक्षा देना चाहते हैं और अगर आपके ऊपर ऐसा कोई भी केस रहता है तो आप फॉर्म तक नहीं भर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन आप आसानी से लड़ सकते हैं। इसके पीछे का लॉजिक मेरी समझ से परे है। 2014 में 1200 एनजीओ ने साथ मिलकर के इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म लानी चाहिए। तब उन्होंने भारत में एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस किया कि अगर आप एक क्रिमिनल कैंडिडेट को और एक नॉर्मल कैंडिडेट को कंपेयर किया जाए तो क्रिमिनल कैंडिडेट को जीतने का चांसेस 8% ज्यादा होता है। सही सुन रहे हैं, एक क्रिमिनल कैंडिडेट 8% ज्यादा चांस रहता है उसको जीतने का। इसमें तो मैं यही कहूंगा कि इसमें हम लोग की कमी है। हम लोग एक ऐसे कैंडिडेट को पसंद करते हैं जो उस लायक है ही नहीं। आप सोच करके देखिए कि अगर हम एक ऐसे कैंडिडेट को चुनेंगे जो कानून तोड़ करके वहां पर पहुंचा है और वहां पहुंच करके कैसा कानून बनाएगा, क्या सही कानून बनाएगा, क्या आप ऐसा कल्पना भी कर सकते हैं क्या? अगर आप चाहते हैं कि इसमें बदलाव होना चाहिए तो यह बदलाव आपसे ही शुरू हो सकता है। लोगों को तो यह लगता है कि जिसके पास पावर है वही बदलाव ला सकता है, पर आप यहीं पर गुत्थों खा जाते हैं। अब बात करते हैं भारत में क्या ऐसे चेंजेस लाने की कोशिश हो रही है और क्रिमिनल्स को सांसद पहुंचाने से रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। 2013 में कोर्ट ने एक ऐसा डिसीजन सुनाया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफिसर को 6 सालों के लिए इलेक्शन लड़ने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन पहले किसी कैंडिडेट के अगेंस्ट केस दर्ज होगी, फिर उसके अगेंस्ट मुकदमा चलेगा, फिर दोषी पाया गया तो सिर्फ 6 साल के लिए उसे इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाएगा। मुझे लगता है कि सही दिशा में तो कदम उठाया गया है, लेकिन इसमें बहुत ही छोटा स्टेप उठाया गया है। इसे और कठोर होना चाहिए था। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने सारी पार्टीज को एक मैसेज दिया और कहा कि अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट को चुनते हैं उसके अगेंस्ट क्रिमिनल केस है तो आपको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपने उसी कैंडिडेट को क्यों चुना। यहां प्रॉब्लम यह है कि क्रिमिनल्स अक्सर अपने साथ पावर और पैसा दोनों साथ मिलाते हैं, जिसकी जरूरत इलेक्शन जीतने के लिए होती है, और पार्टियां का फोकस सिर्फ इलेक्शन जीतने पर होता है, लॉन्ग टर्म रिफॉर्म पर नहीं होता है। वो सिर्फ इलेक्शन जीतना चाहती है। उन कैंडिडेट को नहीं जो कैंडिडेट में एक्चुअली अच्छे हैं। अगर आपके एरिया में भी इलेक्शन होने जा रहा है तो आप इस वेबसाइट को जरूर चेकआउट कीजिएगा, माय नेता इन्फो। जी हां, आपको सारे कैंडिडेट की लिस्ट मिल जाएगी और इसके अगेंस्ट कौन से क्रिमिनल केस दर्ज है ये भी पता चल जाएगा। अतीक अहमद का ही उदाहरण लेते हैं, आप उसके सारे डिटेल्स यहां पर देख सकते हैं। उसने लास्ट इनकम टैक्स भरा था 2008 में। 25 करोड़ का लीगल प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी ये आईटी रिटर्न फाइल नहीं करता था। ये तो बात हुआ एक्सट्रीम केसेस का, लेकिन अगर आप हर पार्टी के हर कैंडिडेट के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं। आपसे तो यही अनुरोध रहेगा कि आप किसी ऐसे को वोट बिल्कुल भी नहीं दीजिए जो एटलीस्ट क्रिमिनल हो, फिर वो चाहे किसी पार्टी का क्यों ना हो, आपका फेवरेट पार्टी का ही क्यों ना हो। इलेक्शन से पहले जब अब आपके एरिया में कैंडिडेट डिक्लेयर होते हैं तो आप एक बार इस साइट पर जरूर विजिट कीजिएगा और सही कैंडिडेट को चुनिए। चलिए क्रिमिनल्स को हमारे लीडर बनने से रोकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने को मिला तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हमें अतीक अहमद जैसे क्रिमिनल के मर्डर को सेलिब्रेट करना चाहिए? तो बिल्कुल भी नहीं। जिन लोगों ने मर्डर किया है उनके साथ एक मर्डर के जैसा ही ट्रीट करने की जरूरत है, लेकिन साथ ही साथ ये सोचने की भी जरूरत है क्यों अतीक अहमद जैसा इंसान जिसने 17 साल की एज में मर्डर किया वो 5 बार चुनाव जीत गया, आखिर ऐसा क्यों होगा? एक ऐसा इंसान को कैसे हमारा लीडर बनने का मौका मिल गया? हमारा सिस्टम इतना बर्बाद है कि एक गैंगस्टर जेल में अपना क्रिमिनल एम्पायर को ऑपरेट कर सकता है। क्यों हमारी कोर्ट इतना स्लो है और क्यों हमारे जजेस केस सुनने से भी डरते हैं? क्यों हम क्रिमिनल्स मुद्दों को रिलीजियस मुद्दों बना देते हैं?
अगर सरकार में बदलाव चाहिए तो इन सिस्टम में बदलाव लाने की जरूरत है। आने वाले समय में हम ऐसे ही सिस्टम प्रॉब्लम के बारे में बात करना चाहते हैं और सॉल्यूशन भी डिस्कस करना चाहते हैं। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो इसे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि अतीक अहमद को यूपी का पहला गैंगस्टर नहीं बल्कि आखिरी गैंगस्टर बनाने की जरूरत है। और ये 1-2 दिन में नहीं होने वाला दोस्तों, इसके लिए टाइम लगेगा और इसका शुरुआत आप एक वोट से कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वो लाइक का बटन प्रेस करना ना भूले और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।